मैथ का पेपर हो गया आपका ना, उसके मार्क्स आ गए। एक्सरसाइज 3.7 निकालो, पुरानी बुक है किसी के सबके पास? किस बेंच पे आपके पास है ना? आपके पास भी है, ये पुरानी तो है, पुरानी है ना? मैं एक दे दूँगा। 3.7 निकालो। किसी को इधर चाहिए बुक पुरानी? पुरानी है? क्या डाउट है? सेकंड क्वेश्चन देखो, 3.7। Now, book के क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखो, second question. One says, give me 100. I will become twice as rich as you. One says, give me 100. I will become twice as rich as you. Other says, give me 10. I shall be 6 times rich as you. इसने कहा 100 दे दो, इसने कहा मुझे 10 दे दो, तो I will become 6 times as rich as you. एक ने कहा हमें 100 दे दो तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, तो दूसरा बोल तुम हमें 10 ही दे दो, मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो उन दोनों की पॉकेट में कितना कितना पैसा। ओके, लेट फर्स्ट as rupees x and second as rupees y। तो अब अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला कह रहा है दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड, तो 1 इस सेकंड से कह रहा है, इसके पास x है और सेकंड के पास y है। फर्स्ट कह रहा है तुम मुझे 100 दे दो, तब जबकि सेकंड कह रहा है तुम मुझे 10 ही दे दो। अगर फर्स्ट कह रहा है इसे कि 100 दे दो तो y के 100 कम नहीं हो जाएंगे। और सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू केस है, नाउ फर्स्ट हैज x प्लस 100 रुपीज और सेकंड के पास कितना हो जाएगा y माइनस 100, भाई उसके कम हो गए, अगर देगा तो कम हो जाएंगे ना। और ऐसे केस में जो पहला है वो दूसरे का क्या दुगना हो जाएगा, हो गया। क्या आप मुझे बताएंगे सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी अमन? x minus 10 हाँ, equals to 6 y plus 10।
यानी जो कह रहे हैं मैं तुमसे 6 गुना हो जाएंगे उसी में 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सामने वाले करोगे, तुम्हारा 6 गुना करो तब मैं करूँगा, तो किस में 6 का करना चाहिए? तो अब इसको पहले इक्वेशन बना ले, फिर इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। तो दिस इज x प्लस 100 is 2y minus 200. So x minus 2y it is equals to minus 300. 100 भी उधर चल जाएगा निगेटिव में। सेकंड देखो, तो सेकंड अंशु क्लियर क्या इक्वेशन बनेगी? x माइनस बोलो x माइनस 2 से पहले बोल ट्वाइस में करें। वो कह रहा है कि तुम मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। लिया बोलो। सही है। अब देखो सेकंड केस देखिए कि नाउ आफ्टर 10 रुपी एक्सचेंज, अगर 10 रुपी का एक्सचेंज होता है, सो फर्स्ट में अंकुर कितना पैसा हो गया फर्स्ट के पास? ये देखो ना 10 रुपए से इसको दे दिया। सेकंड कह रहा है मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। बोलो मैं 100 की बात नहीं है, वो तो पहला केस था, उसने कहा 100 दे दो, तो इसने जवाब दिया 10 ही दे दो तो हमको 6 गुना हो जाएंगे। तो 10 इसने दे दिया, तो x के पास कितना रुपए बचा, और सेकंड के पास कितना हुआ? y प्लस 10। अब जो y है, y का पैसा x के पैसे का क्या 6 गुना है? यही तो है। दैट इज y प्लस 10 इज 6x माइनस 60। तो 6x माइनस y और निगेटिव सब इधर ले लो तो माइनस 70 हो गया। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सही है, 70 प्लस का कर लो, प्लस का 70 हो गया। तो अब हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इनके कोफिशिएंट को सॉल्व करना पड़ेगा। सो x माइनस 2y इट इज माइनस 300, जबकि सेकंड इक्वेशन में एक ही y है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। नाउ 12x माइनस 2y दिस इज 140, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कट गया तो कितना हो गया? माइनस 11x, और यहाँ कितना हो गया? माइनस 440। तो x कितना हो गया? दैट इज 440 अपॉन 11, तो 40 रुपीज हो गया। x के पास 40 रुपए है और y के पास कितने हैं? तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, x के पास 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, तो 40 प्लस 300 इट इज इक्वल टू 2y। सो 340 इट इज इक्वल टू 2y, तो 170 इट इज इक्वल टू y। अब इसकी वेरिफिकेशन करो। मान लीजिए इसके पास 40 है और इसके पास 170, क्या तुमको लगता है अगर ये इसको 100 रुपये दे दे तो इसके पास इसके दुगने हो जाएंगे? मान लो 100 इसके पास चले गए तो क्या 140 हो जाएंगे? और अगर ये इसको 10 दे दे तो क्या तुम्हें लगता है कि इसका 6 गुना इसके पास हो जाएगा? तो इसके पास 30 बचेंगे और उसके पास 180। 10 रुपये अगर दे दे तो क्या 6 टाइम्स है ऐसा? और ये इसको दे दे 100, तो दे उस अगर 100 दे दे तो 70 बचेंगे 140, तो 10 उसको दे दे। सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, that is students of a class are made to stand in a row. If 3 students are extra in a row, then there would be 1 row less. कुछ students ऐसे रोज में खड़े हैं, अगर तो इसको मान लो कि these are 3 rows, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। अब देखो, अगर मैं कह दूं
कि हर रो में लेट देयर आर x नंबर ऑफ रोज एंड y नंबर ऑफ कॉलम। मैं कह दूं कि तुम लोग इतना भीड़ मत लगाओ, इसी में 3 एक्स्ट्रा खड़े हो जाओ। अगर ऐसा कर दिया जाए, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देन देयर वुड बी 1 रो लेसर। एक कम हो जाएगी, लाइन जरूर लंबी होगी लेकिन एक रो तो कम हो जाएगी। और वैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या x इंटू वाई। तो इफ देयर आर x rows and y columns, then total number of students कितने हो जाएंगे, total number of students is equal to xy। सही है। अब मान लो 3 स्टूडेंट हर रो में एक्स्ट्रा हो गए, तो नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए रो, x। हर एक रो में y बच्चे हैं, चेक कर लो हर रो में कितने बच्चे हैं, y बच्चे हैं। अब 3 मैंने बढ़ा दिए तो अब हर रो में कितने बच्चे हो गए भाई, हर एक में 3 बढ़ा लोगे ना तो हर एक रो में कितने हो गए नए केस में। एंड 1 रो इज लेसर, लेकिन बच्चे तो वही हैं, उन्हीं को तो तुम मैनिपुलेट कर रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो इट इज y प्लस 3, 3 बच्चे बढ़ गए। एंड नाउ नंबर ऑफ रोज इट इज एक कम हो गई रो। अब ये रो खत्म हो गई, इन्हीं बच्चों से कहते हैं पीछे चले जाओ। लेकिन अब बताओ इनका प्रोडक्ट क्या अभी भी xy ही रहेगा, बच्चे वही हैं। सो नाउ जो y प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इट इज ओनली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो किसके इक्वल होंगे, यही एक्स वाई होंगे, इनका भी प्रोडक्ट करो। तो जरा मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x और माइनस 3, यही चीज तो हुई, सही है। तो एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बोलो अब दूसरी स्थिति देखिए, ये कहा जा रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। बोले इतनी लंबी लाइन नहीं बना, दूसरे टीचर आ गए, बोले तुम लोग लंबी लंबी लाइन लगा लो, छोटी छोटी बनाओ। उन्होंने कहा 3 स्टूडेंट्स बढ़ने की बजाय कम हो जाओ, तो ऐसी स्थिति में क्या रोज बढ़ जाएंगी। सो इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेसर इन ए रो, सो सेकंड सिचुएशन क्या हुई, so number of students दिव्या in each row, बोलो ठीक है, it is equals to y minus 3। और नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, yes it is 2 rows more, so number of rows it is x plus 2। लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या होगा, x प्लस 2, यही x टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। सो इट विल बी हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स, देखिए नाउ इट इज y minus 3 into x plus 2 it is equals to xy। टोटल स्टूडेंट्स तो xy हैं, तो दिस इज xy मल्टीप्लाई किया, फिर x से इसमें करो, फिर x से इसमें किया, x से इसमें क्या 2 से करो, प्लस 2y माइनस 6, दिस इज xy। xy कट गया, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट इक्वेट कर लो, देखो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ रख लो, दैट इज 6x। x सेम है, अच्छा अच्छा, तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो दैट इज y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9। अब किसी एक में डाल दो, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो
3x minus 9 minus 6 is equals to 0. तो 3x minus 12 is equals to 0. तो x is equals to 4 आ जाएगा, है ना? इसको समझो कि क्या ये सही सिचुएशन है? यानी टोटल बच्चे कितने बताओ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, दैट इज 4 इनटू 9, 36 बच्चे हैं और हर कॉलम में 9 बच्चे हैं। हर में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सब बच्चों से कहा तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तुम 3 करके वहाँ पहुँच जाओ, ये रो हटा दो ना। तो ये सही बात है, अगर ये 3 बच्चे यहाँ एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या ये रो समाप्त हो जाएगी? और ये भी कोई टीचर कह सकता है कि अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है, इन 3 बच्चों से बाद तुम 3 कितने हो गए बताओ? टोटल 12 हो गए। यहाँ से हट जाओ, तो अब अगर 3 बच्चे ये सारे हट गए तो अब बताओ कितनी रो बची? 3 बच्चे हटा दिए तो क्या हर एक में 6 बच्चे हैं? तो 6 बच्चे अगर रखेंगे हर एक में तो 2 रो बन जाएंगी और इस तरीके से 2 एक्स्ट्रा रो नहीं हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन करेक्ट है ना। अब देखो, द स्टूडेंट्स आर, यही दोनों क्वेश्चंस करने हैं। सेड टू स्टैंड इन rows if 3 students are extra in each row, then 1 row is less. If 3 students are lesser in each row, 2 rows are more, 2 रो ज्यादा हो गई। Find total number of students. ये लो, इस रो में किताब नहीं है, तो हमारे किताब में के पास कर देना। तो ये है मेरे लिए
44 आंसर आ गया, 11 से 44 काट नहीं पाती है। बनाते हैं पहला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि किसी ट्रायंगल के 3 एंगल के बीच में इंटर रिलेशन ये है, तो हमें तीनों एंगल बताने हैं। सो दिस इज, ऐसा लिखने के साथ साथ आप क्या लिख देंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 180। अब वहां देखो, बोलो c किसके इक्वल है, क्या 3b? तो मैंने c की जगह क्या लिख दिया, उसको रखो, बाद में समझ नहीं पाओगे, फिर ये लूप बन जाता है, तो फिर एक के चक्कर में दूसरा जाता है। c की जगह 3b लिख दिया। इधर देखो c कितना दिया है, 3b, तो तीनों का सम 180, c की जगह 3b और a की जगह मैंने ये कैसा लिखा, यहाँ से देखो 3b किसके इक्वल है, तो 3b इसके इक्वल है, 2 एंगल है 2 एंगल b, 2 एंगल b वहां ले लिया, तो एंगल b किसके इक्वल हो गया, 2 एंगल a। यहाँ देखो लिया, ये चीज दिखी, दिख रही कि नहीं, 2 एंगल b उधर ले लो, तो एंगल b किसके इक्वल हो गया, 2 एंगल है, तो एंगल है किसके इक्वल हो गया, b/2, तो a की जगह b/2 लिख दिया। अब तीनों का एलसीएम लो, अगर एलसीएम नहीं भी लेना चाहते हो तो क्या ये 0.5 भी है, और ये 1 एंगल भी, और ये 3 एंगल भी, तो ये कितना हो गया, तो बोलो 4.5 एंगल भी, इट इज 180 डिग्री, तो एंगल भी किसके इक्वल हो गया, तो एंगल भी किसके इक्वल हो गया, 1800 अपॉन 45, कट कर दो, 45 4 जा होता है 1800, तो एंगल भी 40 डिग्री हो गया। यदि एंगल भी 40 डिग्री हो गया तो अरविंद एंगल सी कितना हुआ, देख के बताओ। 120, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, तो एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू 40 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, और
ए एंगल कितना हुआ? 20 degree. क्योंकि ए एंगल बी बाई टू है, तो एंगल ए इट इज इक्वल्स टू बी बाई टू. So this is 40 degree by 2. This is 20 degree. बाद में कंफर्म करना है तो तीनों का सम करके 180 देखा जा सकता है. सेकंड क्वेश्चन देखो, 5x माइनस वाई, तो 5x माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं? y. इसका बना लीजिए. अगर x 0 है तो y कितना है? -3. और अगर x 1 है तो y 2. 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस 3 क्या हो गया? y. अगर x 0 है तो y कितना हो गया? और अगर x 1 है तो y कितना हो गया? 0 हो गया. अब इसका y -3 तक जा रहा है और x में तो 0 और 1 से भी चल जाएगा, तो y में मैं थोड़ा सा -3 तक लेता हूँ. ये -3 पहुँचा देगा. देखो -3 है, -1 -2 -3 प्लस में y 2 तक गया, तो 2 तक यहाँ इसमें 2 तक गया. इससे ज़्यादा लेने की जरूरत है. यहाँ भी एक ले लो -1. 0 -3, 0 पे -3 पहला वाला देखो, और 1 पे 2, 1 पे, तो ए इससे लाइन ले लीजिए. अच्छा, अब दूसरा देखो, ये भी लाइन ले लीजिए. ओके, नाउ 1 2 -1 -1. दिस इज 0 -3. ये भी 0 -3 है और 1 पे 0, तो ये है क्या? तो 1 पे 0, इन दोनों को ले लो. तो दोनों लेने से कुछ बन नहीं रहा है. y एक्सिस के साथ कुछ नहीं बनना है. दोनों तो y एक्सिस से बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. Also find adult lines with y axis. बुक देखो क्या क्वेश्चन है. गलत लिखिए ना. 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, अब 3x माइनस वाई, इसको ठीक करो. ये 5 है, 5 होने की वजह से क्या हो जाएगा? जब x 0 है तो y कितना है? -5. और जब x 1 है तो 1 रखो, तो y इससे बना. चलो, -5 लग जाएगा ग्राफ. -3 -4 -1. ओके, तो एक हो गया 0 -5, एक हो गया 1 0. 1 0 दोनों में आ रहा है, ठीक है. और 0 -3 दूसरे वाले, इसका ग्राफ पहले बना रहे हैं. 0 -5 और 1 0 को बना दो. और 0 -3 और 1 0. चलो, अब ये सही है. देखो, तो ये दूसरे का ग्राफ है. दिस इज 0 -5 और दिस इज 0 -3. दिस इज 1 0. ये पहली इक्वेशन क्या है? दैट इज 5y minus y is equals to 5 और 3x minus y is equals to 3. क्या ये अर्चिता तुम्हारे लिए सवाल है? इसका शेडेड रीजन कौन सा होगा? सर एक तो -3 से -5
हाँ जो लाइन है वो बनेगी एक 3x माइनस y इक्वल टू 3 में जो 1 0 तक जा रहा है वो ठीक है, और एक ये बनेगी। इतना सही आपने बता दिया। हम शेडेड रीजन कर देते हैं। देख लो वाई एक्सिस और दोनों लाइन, यही तो है वाई एक्सिस। तो इतना काम तो इन्होंने कर दिया सही तरीके से। बिल्कुल एक पैटर्न पे शेडिंग करिएगा कि उसका जो सारा एंगल हो, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं शेडिंग हो, बिल्कुल एक जैसा शेडिंग हो, चाहे जो भी करें, चाहे ऐसा ऐसा करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपसे, इसका एरिया बताओ। सर इसकी हाइट होगी, हाइट अब हमें नहीं पता, ये मालूम है छोटी क्लासेस पढ़ा, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। 2 ही 3 लोग बता पाएंगे इस क्लास में, उनमें से एक आप भी हो। सर इसका बेस तो होगा 2 यूनिट ठीक है, और हाइट होगी 1 इन्होंने कैसे बताया ध्यान दो। कभी भी अगर कोई ट्रायंगल ऐसा होता है तो उसकी हाइट ये वाली ली जाती है, हाइट एक्सटीरियर भी हो सकती है। तो अगर ये ट्रायंगल है तो क्या ये हाइट है एक्सटीरियर, तो ये h हो जाता है और ये बेस हो जाता है। तो ये 1 यूनिट है, तो इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बताओ, 2, सो हाफ इंटू 2 और हाइट दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर। तो ये जो दो लाइन है अमन आपके लिए, आर दीज लाइन्स अलोंग विद एक्स एक्सिस कैन फॉर्म ए ट्रायंगल। यही दोनों लाइनें अगर एक्स एक्सिस के साथ भी कोई ट्रायंगल बनाती हैं या नहीं, बोलो बताओ। मैं में तो साफ इनकार कर दे सर कुछ नहीं बनाती, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है उसको तो वो कट ही कर रही है, और जो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वो एक्स एक्सिस के साथ क्या ट्रायंगल बनाएगी। एक्स एक्सिस से कुछ गैप छोड़ा होता तो शायद बन भी जाता। बोलो बात समझ आएगी। सो दे कैन नॉट फॉर्म एनी ट्रायंगल, ये तो यहाँ कट कर रही ना, तो एक्स एक्सिस पे ले ही नहीं पा सकते कोई पॉइंट। समझ आ गई बात कि नहीं। ओके, और इसके 3 वर्टिसेस लिख देना, ये तीनों वर्टिसेस पूछा गया, इट्स 3 वर्टिसेस, और ये उसका एरिया शेड भी कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज px प्लस qy, p माइनस q और qx माइनस py, इट इज p प्लस q। पहली वाली इक्वेशन में p में q से मल्टीप्लाई कर दो और q में p से कर दो। नाउ दिस इज pqx प्लस q स्क्वायर y, इट इज इक्वल्स टू pq माइनस q स्क्वायर। इधर करो तो pqx माइनस p स्क्वायर y, यहाँ क्या होगा बोलो, p स्क्वायर प्लस pq। ओके, अब देखो ये साइन चेंज कर लीजिए, तो माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ क्या बचा बताओ, q स्क्वायर y प्लस p स्क्वायर y, और यहाँ क्या हुआ, क्या ये कट गए, तो ये क्या हुआ, ये भी माइनस के ये भी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यदि y कॉमन ले लिया जाए तो क्या अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। वैसे लिखने के लिए पहले क्यू स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर अगले स्टेप में चेंज किया जा सकता है ना। कॉमन लेने में तो जो है वही लिया जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अभी उसके नीचे ले जाओ तो y कितना हो गया, क्या नीचे ले जाने पे कट जाएगा और -1 आएगा आंसर, माइनस बाहर है ना। यहाँ तक समझ आया, बताओ कहाँ से कहाँ, शुरू से बताओ। ये तुम्हें q से मल्टीप्लाई किया, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वाई, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, पी से किया तो पी क्यू माइनस पी स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर प्लस, यहाँ तक सही है। सबके साइन चेंज किए, माइनस सबके साइन, ये कट गया, ये समझो क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, माइनस कॉमन लोगी आएगा, वाई कॉमन लोगी तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये नीचे ले लो। ये जब नीचे लोगी तो क्या इससे कट नहीं जाएगा, ये दोनों सेम ही तो है, तो क्या आ जाएगा बताओ। सर हमें यहाँ पे पता है क्या कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 0 तो नहीं होता, इसलिए हो रहा है पी स्क्वायर प्लस, क्योंकि अगर ये 0 पी, उसके लिए पी और क्यू का इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, ऐसी स्थिति में ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी।
फिर तो कुछ भी कहीं भी नहीं बचेगा, इसलिए ना। ठीक है, अब ये देखो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो कितना हो गया? तो इससे क्या पता चला y कितना हो गया? ध्यान दो और सीधा तुम्हारे लिए, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, इस तरीके की कोई भी इक्वेशन तुमको मिले तो ऐसे केसेस में x, y, z तीनों ही 0 होंगे। समझो इस बात को। और ऐसे सॉल्यूशंस ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट ना हो, कह देना x और y 0, या तुम्हें याद हो कि तुमने थोड़े दिन पहले लिखा था √8x और माइनस √4y इज इक्वल टू 0 और √9x और प्लस √3y इज इक्वल टू, ऐसा कोई क्वेश्चन किया था ना एक में। अब क्या वहाँ कोई कांस्टेंट नहीं था और x y दोनों 0 आए थे? तो जब भी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कांस्टेंट से फ्री होगी तुमको देखने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में, और नहीं तो 0 0 रख दो, दोनों को सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। रख के देख लो, यहाँ रख के देख लो। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो या ट्रिपलेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हो और जिसमें कांस्टेंट टर्म का नितांत अभाव हो, तो ऐसी स्थितियों में चर राशि की वैल्यू शून्य ही आती है। इक्वल टू से नहीं मतलब है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर यहाँ लिखा है ना +3 इज इक्वल टू 0 या वही 3 उधर चला जाता, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, इसलिए ये इनको 0 0 हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। कर रहा, रख के देखो कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग कितने मुश्किल से सॉल्व करते हैं आसान। जब आसान चीज आए तो उसको कहते हैं ट्रिवियल। अभी ग्रीक वाले इसे कहते हैं ट्राइवाया। देखो कहाँ से शुरू हुआ शब्द विन्यास। ट्रिवियल को क्या कहते हैं? ट्राइवाया, यानी वाया का मतलब है कि वहाँ ग्रीक में या यूनान में एक जो चौराहा होता है ना हमारे वहाँ तिराहा बनता था, और वहाँ खड़े हुए व्यक्ति से जो आ रहा है वो कहीं उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। चौराहे पे खड़े व्यक्ति को लगेगा कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अगर सबका उद्देश्य एक तरफ हो तो सब एक तरफ जाए, तो जब सबका रिजल्ट 0 ही है सो इट इज़ फालतू की चीज़। वो कहते हैं इट इज़ विदाउट एनी एम दे आर मूविंग। तो ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। दे आर ऑल स्टैंडिंग ऑन तिराहा, और वो कहीं भी जा रहा है। और जिसमें आंसर आ जाए 1 2 या 3 उसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये टर्म बहुत जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज इक्वेशंस हैव ट्रिवियल सोल्यूशन, तो दैट मीन्स पूछा जा रहा है 0 सोल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब 0 सोल्यूशन। अब देखो इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब हम इसमें x निकालने के क्या करोगे? px plus qy it is p minus q, तो px plus q into -1 it is p minus q, तो px minus q it is p minus q, तो px क्या हो जाएगा? देखो माइनस में इधर प्लस q चला जाएगा तो वो कट जाएंगे, तो px is p minus q plus q, तो px इज इक्वल टू p, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। सही है, ठीक है। उत्कर्ष इसमें कुछ नहीं है, बस आपको मैच करना है और एलिमिनेशन में करना है, बाकी तो कुछ नहीं। देखो मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अगला देखो, अगला भी इसी तरीके से देखो, ax plus by is equals to c और bx plus ay is equals to 1 plus c। इस वाले में मल्टीप्लाई करो b का, इस वाले में मल्टीप्लाई करो a का, और इसके बाद सॉल्व कर दो। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा, बिल्कुल इसी तरीके से करते ही एलिमिनेट हो जाएगा। y की वैल्यू निकाल लेना, और बाद में जब कर लेना तो पीछे से आंसर बाद में देख लेंगे। है वही चीज़ ना, इनमें क्या अंतर है? वही चीज़ है। ग्राफ भी देना है, तो ग्राफ ही दे देते हैं। ग्राफ के पीछे तो हो ही जाएगा। नहीं
एक ही दिया ना, एक ग्राम इधर मिल गया पेपर। एक ग्राहक भी दे रहा हूँ। लो चंद्रशेखर रख लो, देखो इसको समझो। पहला सवाल, तो 152x minus 378y, it is minus 74, minus 378x plus 152y, it is minus 604। तो दोनों को एक बार ऐड करो और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करो, इंटरचेंज है ना उसके कोफिशिएंट्स। तो जरा इनको ऐड करके बताओ कितना आएगा। ऐड का मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो 378 में 152 माइनस करो, 6 आएगा। 226 वो भी निगेटिव का, और यहाँ देखो तो 226 का ये भी निगेटिव का आएगा, और वहाँ कितना आएगा 604 में 74 ऐड करिए तो 678 आ जाएगा। माइनस 226 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, माइनस 678 अपॉन माइनस 226। इतना समझो, चलिए आ गया। अब ये सिंपल हो गया, नहीं तो मल्टीप्लाई करते तो गलती हो जाता। तो इसलिए x प्लस वाई, जो लोग मल्टीप्लाई करके करते हैं उनका टीचर कट भी कर देते हैं, कहते हैं कि दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, सिंपलिस्टिक वे भी हमें यूज करना चाहिए। ये हो गया। एक बार मैंने इन दोनों को ऐड किया और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, कुछ कहते हैं अब सब्ट्रैक्ट क्या करना, इसी में 152 का मल्टीप्लाई करो, एलिमिनेट कर देंगे, उनका भी सही हो जाता है। तो अगर तुम सिंपली 152 का मल्टीप्लाई करो तो क्या एक कट नहीं जाएगा और आसानी से वाई आ जाए। और फिर इसी में देखेंगे कहेंगे अच्छा चलो अब इसको इससे भिड़ा। अब यह 152 का जब मल्टीप्लाई करके एक बार इससे इसको सॉल्व कर लिया, एक बार इससे इसको, दोनों तो 152 है, एक बार 152x से ये कट जाएगा और जब उसी इक्वेशन से ये भी कट जाएगा। तो ये हमारी एक टेम्पलेट इक्वेशन हो गई, इससे सबको भिड़ाया जा सकता है। नहीं और नहीं तो क्या किया जा सकता है बताओ, इन दोनों को जैसे तुमने ऐड किया है वैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, इक्वेशन 1 हो गई। और 378y इट इज माइनस 74 और माइनस 378x प्लस 152y इट इज माइनस 604। देखिए अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने से प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, प्लस करो तो 152 और 37 कितना 530 x और माइनस का 530y और वहां कितना आ गया, वहां भी 530 आ जाएगा। ओके तो दैट इज 530 कॉमन लिया तो x माइनस वाई एंड इट इज इक्वल्स टू 530। तो बोलिए x माइनस वाई कितना हो गया, 1 हो गया, 530 चला गया। अब ये एक इक्वेशन हो गई, दो ये अब सिंपल हो गई, ज़्यादा सोचना ही नहीं, इन दोनों को सॉल्व करो। तो अब इसके नीचे ये इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3, कट गया तो 2x इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस वाई 3 है तो x 2 आ गया तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1। अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन में इसी का बी पार्ट देखो, a माइनस बी एक्स
प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर. नाउ अरविंद इस पे आइडेंटिटी लगाओ. क्या बोले? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर. कुछ लोग बेहोशी की हालत में करते, देखो तुम्हारे सामने सबूत है. बेहोशी की हालत में बोलो तो कर भी देते हैं, जबकि है ही नहीं किसी की आइडेंटिटी. माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं. और क्लास का जो सबसे बुद्धिमान बच्चा है उसने ऐसा किया है कि नहीं? माइनस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी होती है? कोई, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर होता है. अब ये देखो, क्योंकि मैं आप लोगों की कॉपी चेक करता हूँ, मुझे मालूम है कौन कहाँ क्या गलती करता है. मुझे मालूम था वो गलती करेगा. और a प्लस बी वाई इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आईएएस में प्रश्न पूछा गया कि क्या कारण है कि भारत तरक्की नहीं कर रहा है, तो जो एस्पिरेंट उसने जवाब दिया, क्षमा कीजिए श्रीमान, भारत पर्याप्त तरक्की कर रहा है. तो तुमसे गलत सवाल पूछा जाए तो कह दीजिए क्षमा कीजिए श्रीमान, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है ना. ऐसा कहा करो, सीधाई का जमाना नहीं है, तुम बहुत सीधे हो. हाँ, दैट इज, देखो मैंने इसको खोल लिया, एक बार इसका x से मल्टीप्लाई और एक बार इस पूरे का, इसको नहीं तोड़ा, एक बार इसका y से मल्टीप्लाई. ऐसा करने से क्या एलिमिनेट हो रहा है? क्या y, और यहाँ क्या बचेगा? दोनों का साइन चेंज किया, ये चीज कट गई, तो बोलो क्या बचा? चाहो तो x कॉमन ले लो, बाकी अंदर लिख लो, ये तो कॉमन ले लो. तो x कॉमन लेने के अंदर क्या बचेगा? शुक्रिया, a माइनस बी बचा, और माइनस का क्या बचा? a प्लस बी. सही है. और उधर देखो कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर से स्क्वायर कटा और कुछ नहीं कट रहा है. तो माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर. सिंपली ऐसे नहीं कि बी स्क्वायर काट दो, ऐसे नहीं करना. अगर दोनों निगेटिव है तो कैसे कट जाएगा, है ना. तो अब यहाँ देखो a से a कटा और माइनस बी और माइनस बी क्या हो गया? बोलो माइनस 2b. अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस 2b कॉमन आया तो अंदर a प्लस बी. सही है. देखो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2b a प्लस बी और अपॉन माइनस 2b. तो x कितना आ गया? a प्लस बी आ गया. ओके, ये चीज हो गई. अब आप x की वैल्यू डाल दो किसी, आसानी से आ जाएगा भाई. कौन सी सिंपल लग रही है? तो इसी में डाल दो, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी प्लस a प्लस बी वाई. इस पे तनिष आइडेंटिटी लगाओ. सर नहीं होगा. चलो, that is a square minus 2ab minus b square. So this comes as a plus b minus b plus a plus b, a square minus 2ab minus b square. So a plus b y क्या हो गया? वैसे अगर सेम कोफिशिएंट हो तो यहाँ भी काटा जा सकता है, वो भी चलता है, नहीं तो उधर ले जाके कट करो. a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और माइनस, सेम चीज हो और सेम साइन हो तो कट जाएगा, है ना. नहीं तो उधर दोनों चलता है, कुछ गलत नहीं होगा इसमें. अब ये माइनस बी स्क्वायर उधर गया तो प्लस बी स्क्वायर, तो ये इससे कट गया. तो a प्लस बी वाई क्या हुआ? माइनस 2ab. तो y कितना हुआ? ठीक है. अब जरा देखो सी पार्ट, देखो सी पार्ट में x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0. x बाई ए और ए एक्स प्लस बी वाई
इज इक्वल टू इसमें एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा बी एक्स ए से कटा बी मल्टीप्लाई बी से बी कटा ए वाई इट इज इक्वल टू 0 तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू उधर चला गया तो 0 हो गया। इधर देखो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका एलसीएम लिया इसको ऐसे लिख दिया। अभी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अभी हमें क्या करना चाहिए ये जो दो इक्वेशन बनी है इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। इसको ए से मल्टीप्लाई इसको बी से ए से मल्टीप्लाई कर लेना बी से और उसके बाद सॉल्व कर लेना। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं सिंपल है। एक क्वेश्चन तुमसे पूछना है विद्या मान लीजिए ये √4y है और ये √9x है और प्लस √3y है। अगर मैं इस √3 की जगह √7 कर देता तो इनके आंसर में क्या फ़र्क आता? कोई फर्क ना क्योंकि तब भी ट्रिवियल सोल्यूशन ही देते हैं ना। कोफिशिएंट क्या बदलने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए। ये ट्रिवियल नहीं दे सकते क्योंकि एक में तो ऐसा आ रहा है और दूसरे में कांस्टेंट टर्म है तो ये ट्रिवियल देंगे। थ्रू आउट द जो पेयर हैं उनमें ऐसा होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अमन उससे तुम क्या समझते हो? 180 होता है वो एडजेसेंट एंगल उसका। एडजेसेंट आप बोलो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। देख लीजिए ऐसा क्यों है क्योंकि मान लीजिए ये मैंने एक डायमीटर बना लिया तो ये बताओ अगर मैं ऐसे करूं तो ये एंगल कितना आएगा? और कहीं पे दूसरा ले लो तुम्हें जहां मन करे ये ले लो बने या नहीं तुम्हें यहाँ नहीं लेना है चलो कोई बात नहीं यहाँ तो ले सकते हो तो क्या ये भी 90 आएगा? तो ऐसी स्थिति में जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो इनका सम 180 हो गया तो जो बचे उनका सम क्या हो गया 180। जरूरी नहीं है कि वो नॉन डायमीट्रिक भी हो सकते हैं। यहाँ तो मैंने डायमीट्रिक का बताया लेकिन हेल्थ प्रॉपर्टी वही चलती है ठीक है। वो जो थ्योरम 10.9 है 9 की वो वही चल रही है तो इसमें इनका सम प्रूव कराया गया ना छोटी क्लास में। अब देखो तो इस स्थिति में जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चक्रीय क्या चक्र में बन रहा है चतुर्भुज इसलिए इसमें बोलो 3y माइनस 5 और किसका सम 180 होगा 3y माइनस 5 और माइनस 7x प्लस 5 इनका सम कितना होगा? इसको सिंप्लीफाई करो जरा 3y ये -5 क्या +5 से कट जाएगा तो -7x इट इज 180 डिग्री। और अगला जरा देखो तो दैट इज -4x और उसमें क्या जोड़ दिया जाए +4y - 20 दैट इज इक्वल्स टू 180। देख लो इन दोनों का सम भी मैंने 180 किया और इन दोनों का सम भी 180 किया है तो प्लस में अच्छा तो देखो -4x + 4y इट इज 160। ओके अब चाहे तो ऐसे कोफिशिएंट इक्वल कर लेना है जैसे भी करना है। इसको सॉल्व कर लेना x और y के लिए। x और y के लिए ही नहीं सॉल्व करना है वो कह रहा है कि जब x y के लिए सॉल्व कर लेना तो ABCD में x और y की वैल्यू डालना ये बताना एंगल A कितना है एंगल B कितना है एंगल C कितना है एंगल D। समझ आया? x और y तो उससे सॉल्व हो जाएंगे और इसमें क्या है फाइंड एंगल A एंगल B एंगल C एंड एंगल D। ये 4 सवाल ये 2 सवाल करो। अब
और 180 डिग्री वो डिग्री कहाँ जाएगी? अगर लगाना इसलिए जरूरी है तो उसने 20 पे डिग्री नहीं लगाई ना क्वेश्चन में, तो आप बिना क्या करेंगे, डिग्री तो नहीं लगाई तो क्या करेंगे? तो सर 180 180 लिखो, क्योंकि यहाँ ये डिग्री लगाई नहीं जा रहा था। 180 ही लिखो, नहीं तो बिना डिग्री वाले को कैसे कंप्यूट करोगे? एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया और ये दूसरी वाली इसके नीचे रख दीजिए। ए बी तो नहीं किया। ए भी मल्टीप्लाई कर दें जीरो से। इसको करो, फिर कुछ अर्लिंग पे सवाल करवाते हैं। सर फिर मेरे हाँ, केस स्टडी का क्वेश्चन।
जिसका सोल्यूशन निकल जाए वो कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, और जिसका सोल्यूशन ना निकले, कंसिस्टेंसी में कोइंसिडेंट लाइन भी आती है, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी कंसिस्टेंट है, ठीक है, और सिर्फ नो सोल्यूशन ही इनकंसिस्टेंट होता है। तुम्हारे कितने में फुल है अभिषेक? अच्छा कल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर देंगे। सर
कट तो नहीं रहा है, तो बाद में देख लेंगे। दोनों की निकालनी है। अब इसमें एक बार फिर ये भी है तो भी एक और सी का, देखो सी का तुमको सबसे आसान तरीका बताएं, ये देखो बोलो एक्स बाई ए क्या है, बाई बाई बी है ना, तो x इज इक्वल्स टू वाई ए बाई बी रख दो, आराम से दोनों निकल आएंगे। और एक बार y को रख दो, चुटकियों में आंसर चाहिए तो यही तरीका अपना, x की वैल्यू यह है, डाल दो इसमें। एक बार इसी में y डाल दो, ना किसी को कुछ करना है, आसान कि नहीं। देखो मैं ये भी तरीका ठीक है ना, x को y के टर्म्स में यहीं डाल दो, इसीलिए ये कौन करना ये कट किया, ये तुम्हारा कटा नहीं, तुम जोड़ क्यों रही, तो तुम्हारा सेम साइन हटा देती, तो इकट्ठा कर देता है। अब इसको ऐसे निकालो, हाँ और किसी को चाहिए, पूछो बताओ।
से x से किया, ये कर गया, x कॉमन ले लिया, तो a माइनस b माइनस a ये सही है, a से a कर गया, माइनस माइनस 2 दिया, यही माइनस 2 इसको ठीक नहीं सकता, यहाँ पर ठीक है, ये कैसे कर दिया, ये तो भी होगा, माइनस 2 जगह कॉमन लिया तो a प्लस 2 इसमें सी में ऐसे मत करो, सी में अभी तुमको क्या तरीका बताया है, देखो सी में एक्स वाई ए तो वाई वाई बी ले लो तो एक्स क्या हो जाएगा बोलो, वाई ए वाई बी, यही रख दो सेकंड में आंसर होगा, एक्स की जगह डाल देना, वो भी पसंद नहीं आता तो ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा, तुम्हें दोनों में से कोई तरीका पसंद आ जाए, सर सब ए बी से मल्टीप्लाई कर दो फिर आराम से कर दो, क्या चीज़ अभी तो पहले कंटिन्यू कर लेंगे, अब तक कॉमन लेके करना, हाँ कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या इसीलिए उन्होंने डिग्री नहीं लिखा इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा ना आपको, तो आप भी 180 में डिग्री मत लिखो, वो नहीं लिया 20 पे भी डिग्री लिखो, 20 डिग्री ही है, ये सब डिग्री डिग्री हैं, अगर 20 पे डिग्री लगा रहे हो तो ये सब भी डिग्री हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो।
सर अक्षर पहला पार्ट या तो तनिष इसमें ये भी का मल्टीप्लाई कर दो तो भी सॉल्व हो जाए या एक्सपीरियंस टोटल ये बॉटम लाइन के बाद क्या लिखा है एज हाइट h तो वो जो h हाइट है वो t के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है कि वो किस समय कितनी हाइट पर होती है और यही t इज इक्वल टू 0 जो वो डाई बोर्ड से या डैश बोर्ड से टूटती है वो t इज इक्वल टू 0 है। तो जब तुम t इज इक्वल टू 0 रखोगी तो ऐसी स्थिति में उसकी हाइट 48 फीट है ना, कितने लिखी है 48 फीट वो रख देना ऐसा करके किया जाए मुझे टाइम की 0 है तो उस समय उसकी हाइट कितनी 48 फीट है वही रख h की जगह 48 रख दो। तो दिया हुआ है क्वेश्चन ये दोनों सवाल हो गए ऊपर के। जैसे वो ऐसे जा रही है और ऐसे गिर रही पानी में तो ये हाइट कितनी है क्या ये 48 फीट है ये जो हाइट है और किस टाइम पर है तो 0 सेकंड पर। तो इस इक्वेशन में जब t 0 रखोगी तो h 48 रख दोगे अपने आप आ जाएगा। ये कुछ इसलिए b का एलसीएम लिया ऐसे कहीं भी नहीं जा सकता जब तक एलसीएम के साथ इसको काम नहीं करेगा तब तक नहीं जाएगा। या y कॉमन ले लो y कॉमन ले लो तो स्क्वायर b प्लस b फिर उसका एलसीएम लो। नहीं तो तुमको तरीका बताया सबसे अच्छा अगर वैसे एलसीएम में दिक्कत है तो ए बी से मल्टीप्लाई करो तो सर सेकंड वाले में k की वैल्यू डालनी है फिर सॉल्व करना है। और फिर इधर h की जगह 0 2 मिनट में जमा करो बात है। सर सर आंसर y मेरा पूरा ना x a आ रहा है तो ठीक है यही होगा।
नोट करते हैं। सर लो। ओके नाउ कोई भी ध्यान दीजिए, हो गया, बाकी लोग रख लें, कर लेना, 2 मिनट बाद कर लें। Okay, now pay attention. अगर कोई आपसे पूछता है चंद्रशेखर कि मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आप उसका शेप क्या बताओगे? बोलो। पैराबोला हो जाएगा। कभी भी आपको पहले भी हमने बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y = x² का ऐसा ग्राफ आया था कि नहीं? तो ये पैराबोला है। हाउ द शेप इज पैराबोला। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल है, या तो अगर आपसे कह दिया जाए -x² तो उल्टा पैराबोला हो जाएगा। ये y = -x², और ये किसका है? या ये भी लोग कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ यहाँ से फेंकी जाए तो जो वो अपना पाथ ट्रेस करती है उसकी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि ये एक ग्रेविटी के अंदर में जब कोई चीज़ गिरती है तो वो भी पैराबोला ही बनाती है। सो द पाथ मेड बाय एनीथिंग व्हेन इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इफ इट इज थ्रोन एट सर्टेन एंगल, देन द प्रोजेक्टाइल पाथ इज ए पैराबोलिक। जो प्रोजेक्टाइल आपने फेंका है, something is projected, then it is called projectile, and the path of projectile under gravity is parabolic and its equation is a quadratic polynomial. कोई अगर एक स्विमर है या डाइवर है तो वो जो पाथ फॉलो कर रहा है, क्या वो अंडर ग्रेविटी नहीं कर रहा है? तो ऐसी स्थिति में जो उसका पाथ है वो पैराबोलिक है, और हर पैराबोला की जो इक्वेशन होती है क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होती है? तो इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका पाथ पैराबोलिक है, और अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि पैराबोला ही होता है, तो इसलिए ऐसा। अब ध्यान दिए, तो हमको ये बताना है कि एट t = 0 वो टाइमर कितनी हाइट पर था? 48 फीट। तो ऐसी स्थिति में हम अगर t = 0 रख लें, 48 हाइट रख दें, यहाँ t लिखने का मतलब है कि वो जो हाइट है वो टाइम का फंक्शन है। टाइम के बदलने के साथ साथ हाइट बदलती है। जैसे px नहीं लिखते, px ही तो y होता है। कई जगह px = तो वही तो y कहते हैं कि नहीं, y एक्सिस उसी को बताते हैं। तो एट t = 0 डाइवर इज एट 48 फीट, ऐसा करके हम फर्स्ट का आंसर दे सकते हैं। तो ht इट इज इक्वल टू -16t² + 8t + k। ht ही 48 है, हाइट एट द टाइम ऑफ t व्हेन t = 0, प्लस 8 × 0 + k। ये देखो, तो 48 इज इक्वल टू क्या आ गया? k की वैल्यू आगे टेक ना लगाओ तो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट टाइम आफ्टर डाइव शी विल टच पूल को। टच कब कर लेगी पूल को? तो अंशु प्रिया, इसके लिए हम क्या करें? बोलो, किस समय वो पूल को टच कर लेगी? h इज इक्वल टू, तो उस समय हाइट 0 हो जाएगी। तो व्हेन शी टचेस पूल, when she touches pool, h is equals to 0। तो इसी में h को 0 भी पुट करो और k की वैल्यू भी पुट करो। तो 0 is equals to -16t² + 8t और + 48, ये 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बोलो?
माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 6 -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो अरविंद, तो माइनस 4t और प्लस 3t अब माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2t कॉमन ले लिया जाएगा तो t माइनस 2 और 3 कॉमन ले लिया जाए तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2t प्लस 3 and t minus 2 is equals to 0. So this comes as minus 3/2 and दो इसके जीरोज आ गए, तो इसमें कौन सा रिजेक्ट कर दें, टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो आफ्टर 2 seconds of diving she will touch the water, level of water, okay? सर हमें कैसे पता टाइम सेकंड में? मिनट में तो डाइव करेंगे, सेकंड में करेंगे। वो उसमें दिया होगा टाइम इन सेकंड, तो आफ्टर 2 यूनिट्स मिनट में इतनी देर हवा में रहेगी, मिनटों में नहीं रहेगी। लॉजिकली सेकंड ही होगा। चंद्रमा को होती है 2 सेकंड। अब देखो उसकी, यहाँ देखो थर्ड, अब इसकी देखा देखी ऋतु भी पानी में कूद जाती है और उसका जीरोस -1 and 2 है और उसकी इक्वेशन क्या है, वो भी एक पैराबोला बनाएगी। तो हमको मालूम है कि एज ऑल डाइव्स आर पैराबोलिक सो देयर पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक। हर डाइव पैराबोलिक है और हर पैराबोला की इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो ऋतु भी कूदी तो क्या वो पैराबोलिक कूदी नहीं होगी ना। अब जरा देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल डाइव्स, जितनी भी डाइव्स हैं दीज आर इन्वर्टेड पैराबोला। बहुत बड़ी बात है। देखो अभी इन लोगों ने नोटिस कर लिया दिव्या ने कि देखो सर ये इन्वर्टेड पैराबोला था तभी ये निगेटिव आया, और आप सही कह रहे थे कि y = -x² का पैराबोला इन्वर्टेड होता है। जब जब हाईएस्ट डिग्री में निगेटिव साइन लगेगा सर तब तक ये इन्वर्टेड होगा। और देखना सर ऋतु का भी जो पैराबोला आएगा उसमें t² के साथ निगेटिव होगा। ये मतलब प्रेक्षण है, दिस इज द कीन ऑब्जर्वेशन शोन बाय दिव्या। अब अगला देखो, all dives are inverted parabola, hence their equation will be quadratic, their polynomial will be as polynomials are quadratic। ऐसा है। अब इसके 2 zeros हैं, -1 and 2, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसके zeros हैं अल्फा एंड बीटा आर -1 and 2, तो जो पॉलिनोमियल है ये p में दिखाया गया है, तो pt इज इक्वल टू हमें क्या मालूम बताओ, t² माइनस, अब थोड़ी देर के लिए k भी लेना, k नहीं ले सकते हो क्योंकि k ऑक्युपाइड है, तो c ले लो, तो t² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू t और प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा दिया क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का वैल्यू कर सकते हो, दोनों चीजें, बहुत सारे तरीके। तो ct² -1 + 2t और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 × 2, एक और तरीका बताना है, दैट इज t², ये यहाँ प्लस में आ जाएगा और यहाँ देखो -2, सो pt क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। As we know, अभी कल इनका क्वेश्चन आया था कि for any pair of zeros there are infinite numbers of polynomial. So for any real value of c, ठीक है, it has, अब आप चाहे तो फिर आप ऐसे लिख दो for c is equals to 1, ये एक this is a suitable polynomial, however c may take any real value। तो केवल एक इक्वेशन तो हो नहीं सकती ना जीरोस के लिए। अभी कल ही सवाल किया कि नहीं, सी तो कुछ भी ले सकता है, 10 भी रख दोगे तो भी यही जीरोस आएंगे,
क्योंकि उसके लिए 0 रखने पे सी तो चला जाएगा ना। चलो सर हाँ इन्वर्टेड है तो टी स्क्वायर के आगे नेगेटिव कोएफिशिएंट होगा। शो इसमें नहीं शो हुआ ना C minus रितु पॉलिनोमियल, तो यहाँ -1 लगाना पड़ेगा, ये सी ही काम करेगा, यानी सी की जितनी भी वैल्यूज होंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऊपर चली जाए ना, तो सी तो निगेटिव ही होगा यस सर। नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ भी, सो सी इज एनी रियल नंबर। लेकिन अभी आप ऐसे बोलोगे कि मान लो सी निगेटिव होगा तो टीचर बोलेंगे ज़्यादा स्मार्ट बात है, अभी 10th में गई नहीं है और पहले से ही निगेटिव बता रही है। ऐसे टीचर बोलते हैं। अभी 10th में हो कह दो कि सर निगेटिव में होता है तो मानेंगे नहीं। अभी 11th 12th में जाओगे तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। समझ आई बात कि नहीं? तो माइनस लगा, माइनस कुछ भी ले सकते हो। अब ये जरूरी नहीं कि ऋतु उतने ही हाइट से कूद रही है। अगर कूद रही है तो फिर आप कुछ भी है तो 0 रखे, उतना कोई वो नहीं है। और t 0 रखने पर ये कह रहे हैं 24 डेट, बहुत अच्छा है इनका इस क्वेश्चन, देखो कितना जानते हैं। कह रहे हैं t 0 रखोगे वो भी 48 पहुंच जाएगी। सही बता। c को इन्होंने कहा c सर c आप जो है वो -24 ले लो। -24 लेने को नहीं आएगा, -20 तो वो निगेटिव में आएगा। जो भी हो इतना हमें पता नहीं, इतना लिख देना ठीक है बस। सही है। आपके आंसर में क्या लिखा है? कुछ लिखा है कि यही है? सी तो पूछा नहीं है, पूछा है क्या? चलो अब देखो, ये कह रहा है कि सूटेबल क्वाड्रिलेटरल एट t = 0, जो pt है वो कितना है 48। ये रख के देख लो, सी भी निकला है, क्योंकि वो भी तो उसी प्लैंक से कूदी होगी। तो दैट इज 48 = c 0 - 0 और -2, तो 48 = -2c, तो c कितना हो गया -22। सही है। हाँ अब ये यहाँ रख दो, अपने आप निगेटिव आ जाएगा जैसा दिव्या बता रही। पुट c = -24 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा? pt = -24 t² - t - 2, तो कितना आ जाएगा -24 t² और +24 t और +48 इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही ऐच्छिक द्विघातीय बहुपद है। इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो बैग है ये फ्री फॉल में गया, ये परवलय के पथ पर नहीं गया। इट इज सिंपली ड्रॉप। अगर ऐसे फेंका होता तो पैरा होता। अगला देखो, इतनी बात समझ में आ गई? थर्ड देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो अगला देखो। अब उसको देखकर अनु भी डाइव लगा दी। सो अनु को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? QT इट इज इक्वल टू, अब इसमें सम दे दिया है, इट इज इक्वल टू C था, अब C की जगह D लिख लो। दैट इज t² माइनस सम ऑफ जीरोस। अब आपको तो सम भी करने की जरूरत नहीं है, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उससे क्या हो जाएगा d t² माइनस, वहां देखो सम ऑफ जीरोस क्या है 1 × t, प्रोडक्ट क्या है -6, दैट इज d t² माइनस t माइनस 6, यही QT है। अब आगे अरविंद क्या करें बताओ? अभी तो तुमने बताया था, अभिषेक बोलो। D की जगह -2 एट t = 0
तो जो अनु भी कूदी है, ध्यान दो, अनु भी जब कूदी है तो t इक्वल टू 0 पे क्या वो उसी प्लैंक पे नहीं होगी? तो t इक्वल टू 0 पर उसकी हाइट कितनी थी? 48। तो 48 यहाँ रखो और t की जगह 0 रखो, तो ऐसा करने पे d क्या आ जाएगा? -6d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 से इसको डिवाइड करें, 6 के 48। तो दैट इज -8 एंड पुट बैक into equation number 2. So put in equation number 2. चलो इसमें डालो। So that is qt is equals to -8 t square और -t -6 और -8 t square और +8t। देखो दिव्या की बात सही हुई, हर बार जो इसका कोफिशिएंट है वो निगेटिव ही आ रहा है। तो अगर इन्वर्टेड पैराबोला तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट निगेटिव ही आ रहा है तीनों बार, और उसमें जो दिया था उसमें भी निगेटिव था ना, ये सच बोलती है। अब देखो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ये हैं, तो अब इसमें बताओ a की वैल्यू क्या 1 है और b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1 है क्या? सही है। और सम ऑफ जीरोस का फार्मूला बताओ मैम, बोलो बताओ। अल्फा प्लस वो सब तो ठीक है, क्या होता है? -b/a, यही है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सही है। तो सम ऑफ जीरोस क्या बताओ? जीरोस इसके क्या क्या? a - b + a, यही तो इसके जीरोस हैं, और a + b। और यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो लेटर्स हैं ये ऑक्युपाइड है। तो अब हमें क्या लिख देना चाहिए? कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और क्योंकि वो लेटर्स नहीं यूज कर सकते ना दो जगह, डुप्लीकेसी हो जाएगी। आप में से ही कोई कहेगा यहाँ भी तो ए है, यहाँ भी चलो सॉल्व करें, और कर ही डालेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो अब यहाँ वैल्यू प्लेस करो, यहाँ कितना आ गया बताओ? -3/1। तो इससे कैंसिल क्या क्या हो गया? तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो a कितना आ गया? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, उसका भी कोई फार्मूला है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा गामा माइनस d, वो भी कैपिटल में लिखना, -d/a। चेक करो कौन कौन से हैं? a - b, a और a + b, क्या यही -d/a है? और a की वैल्यू क्या रख लो? 1 - b, 1 और 1 + b, इट इज -d/a। तो इसको दोनों पे आइडेंटिटी लगाओ, क्या ये 1 - b² हो जाएगा? तो 1 - b² और d -d/a की वैल्यू रखो, -1, यही रख देनी चाहिए थी हमको, -1/1। तो ये -1 हो गया। इस -1 को वहां ले जाओ, b² को यहाँ ले जाओ, तो 1 + 1 कितना हो गया? तो 2 = b²। तो बताइए b की वैल्यू क्या हो गई? a और b पता करने को कहा गया। ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ नहीं। देख लो कितने जरा से में आ गया, नहीं? अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ 2 zeros of polynomial are this and this। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या 2 फैक्टर रिया बताओगी इसमें? 2 zeros तो हैं, तो 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? बोलो, हाँ बोलो अरविंद। पहले भी हमने √2 और -√2 का सवाल करवाया था। तो 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x - 2 + √3 है, एक तो ये फैक्टर हो गया, और दूसरा क्या हो गया? x - 2 - √3। जो भी अल्फा और बीटा होते हैं तो x - अल्फा, x - बीटा उसके फैक्टर्स होते हैं।
तो इनका प्रोडक्ट भी इसका हो जाएगा। सो फैक्टर इज x माइनस टू प्लस रूट थ्री, और प्रोडक्ट में क्या लिख दें, x माइनस टू माइनस रूट थ्री। सही है, उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दिया। इसे क्या लिख लो, x माइनस टू माइनस रूट थ्री, और दूसरे में क्या लिखो, x माइनस टू प्लस रूट थ्री। x माइनस टू को एक एंटिटी मानो, दिस इज ओनली सिंगल टर्म, तो ये a माइनस भी हो जाएगा और ये a प्लस भी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। सो इट्स फैक्टर इज x माइनस टू का स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। क्या, तो क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस टू स्क्वायर, अच्छा प्लस टू स्क्वायर और माइनस फोर एक्स और माइनस थ्री, तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। ठीक रहेगा, देखो फोर में से थ्री हटा दिया। अब अगर मान लो इसके चार फैक्टर होंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो निकाल लिए तो बाकी दो कैसे पता करोगे, पहले डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से डिवाइड करो और दैट इज, अब ये देखो डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, डिवाइड करने से अगला आ जाएगा, क्या है, x टू द पावर 4 माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26x स्क्वायर 138x माइनस 35, इसे डिवाइड करो तो x स्क्वायर आया, मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज आ जाएगी, इससे इसको करो तो क्यूब वाली टर्म आएगी, कितनी आ जाएगी, इससे स्क्वायर से इसमें करो तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। ताशी आपकी हेल्प की जरूरत है, बताओ यहाँ क्या लिखे, बताओ, बताना नहीं दिल है, माइनस टू एक्स क्यूब, यहाँ बताओ, ठीक है, माइनस 27x स्क्वायर और बाकी की भी टर्म लिखें, 138x माइनस 35। ओके, तनी सर किससे मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा, तो बताते ही नहीं, नमन बोलो, क्लास की चीजों में पार्टिसिपेट करने से बोलो, पता तो चले थोड़ा। नमन बैठे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा पूछा क्या गया, तो माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस टू एक्स से करोगे तो क्या होगा, इससे इसमें करो प्लस 8x स्क्वायर और इससे इसमें करो और सबके साइन चेंज करो, ये कट गया। आताशी बोलो, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x और माइनस 35। हाँ नमन बताइए, इससे मल्टीप्लाई करें, तो बताना चाहिए, आप बता ही नहीं रहे। उत्कर्ष बोलो, माइनस 35 ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए, देख लो, ऐसा मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x से करोगे अपने आप ही आ जाएगा। अब देखो करो, माइनस 35x स्क्वायर, इससे इसमें करो 140x और इससे इसमें करो माइनस 35, सबके साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, ये सब कैंसिल हो गए तो जीरो आ गए। सो इट्स नेक्स्ट फैक्टर विल बी अदर फैक्टर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ओके, नाउ दिशिता बताओ इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, बहुत आसान है। सुजैन सही है, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, दैट इज x माइनस 7 और 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 7, सो x प्लस 5
और x माइनस 7 दैट इज सो इसी को 0 रख लो गॉट 0 सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और 7 दो चीज आ गई। तो फाइंड इट्स जीरोस, वास्तव में मैंने जीरोस के लिए ही सॉल्व किया है। सो इट्स अदर टू जीरोस, दो तो दिए गए थे, वैसे इसने कहा फाइंड अदर जीरोस, तो मुझे अदर ही लिखना चाहिए। ऑल जीरोस कहता तो उसको भी इंक्लूड कर लेते, इतना ही रखो। डाउट अभी बता, अलग से बता। ये लो, ये किसकी बुक है? एक मेरी बुक किसके पास है? नाम भी नहीं चाहिए क्या? अगर इसके पास नहीं लगेगा नाम का मजा करो।